सो है दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में इमरजेंसी कभी कभी लगाया जाता है, उससे लगाता कौन है तो प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं। लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं कि इमरजेंसी कितने टाइप के होते हैं और इमरजेंसी के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे इमरजेंसी यहाँ पर लग सकती है। राइट, तो अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन सी इमरजेंसी होता है। पहला आप देख सकते हो नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो ये हो जाता है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होता है। मतलब इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी हुए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल। अब ऐसा है कि हमारे देश में जो भी लगता है, जो भी कानून है, कहीं ना कहीं आर्टिकल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप ये पूछोगे कि इमरजेंसी का जो आर्टिकल्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, तो नेशनल इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगा 352 में। राइट, नेशनल इमरजेंसी कहाँ दिखेगा, नेशनल इमरजेंसी आपको 352 में दिखेगा। उसके बाद 4 ऐड करो 356 में आपको स्टेट इमरजेंसी दिखेगा। 4 और ऐड करो तो 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी दिखेगा। मतलब कि इमरजेंसी, अब ये रहा इमरजेंसी। वैसे हमें पढ़ना था 352 जब हम पहुंचते आर्टिकल तब पढ़ना था, क्योंकि अभी तक हम केवल 63 तक ही पहुंचे। अभी हम प्रेसिडेंट की ही पढ़ रहे थे। लेकिन इमरजेंसी मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का जितना भी पावर है एक ही लगे हम पूरे इसको समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी बताना जरूरी है। अब रही बात कि इमरजेंसी कब लगती है, तो इमरजेंसी लगने के भी कुछ कंडीशन है। जब आक्रमण हो जाए, जब विदेशी आक्रमण हो जाए तब लगता है। उसके बाद अगर विद्रोह हो जाए तो लग सकते हैं। और तीसरा कंडीशन था शांति, अशांति। राइट, ये अशांति को अभी इसको ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ की थी इंदिरा गांधी। जब उनका चुनाव आया था तो वो अशांति कह के पूरा नेशनल इमरजेंसी लगवा दी थी और जितने भी विपक्ष के नेता थे सबको अंदर कर दी थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, पूरा पावर चला जाता है प्रेसिडेंट के पास और वो जो चाहे। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट वही काम करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। तो ये नेशनल इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी लगने वाला था, अशांति को हटा दिया गया है क्योंकि इसका बहुत मिसयूज इंदिरा गांधी की थी। वो सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भिजवा दी थी और जब कोई था ही नहीं विपक्ष में तो वो चुनाव भी जीत गई थी। लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी देख लेते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी भी बहुत बार लगाया गया है। जब हमारे पास चाइना का युद्ध हो रहा था, जब पाकिस्तान युद्ध हो रहा था 1962 में, 1961 में भी, 71 में भी इसे लगाया गया था। स्टेट इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास पेप्सू करके राज्य हुआ करता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इस तरीके से। और जब इसका पुनर्गठन कर रहे थे, मतलब शाह आयोग, मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में ही बताया था कि शाह आयोग के आधार पे इसको हम 4 भागों में बांटे थे। तो अब यहाँ पे पहली बार स्टेट इमरजेंसी लगाया गया था। राइट, पहली बार स्टेट इमरजेंसी यहाँ लगाया गया था। बाकी ऐसे बहुत बार लगाया गया स्टेट इमरजेंसी, तो कईयों बार लगाया गया है, इसको हम देखेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगाया है। तो चलिए एक एक करके हम आगे समझते हैं। पहला हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो कि आपको 352 में देखने को मिलता है। राइट, तो नेशनल इमरजेंसी ऐसे लगाएगा कौन और उसको सलाह कौन देगा, तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो जब सलाह इसमें कौन देगा, सलाह देगा आपका मंत्रिमंडल। अब आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि मंत्रिमंडल क्या है, तो मैं आपको जब आर्टिकल 74 पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सलाह कौन देगा, तो मंत्रिमंडल देगा। शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो मंत्रिमंडल का हेड होता है प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रियाँ होते हैं जो कि मंत्रिमंडल के अंदर रहते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर लागू करने की बात करें तो लागू कौन करेगा, तो ये लागू करेंगे राष्ट्रपति। राइट, लागू राष्ट्रपति करेंगे। उसी के अलावा अगर हम यहाँ पे अप्रूवल कौन देगा, अगर हम बात करें अप्रूवल, क्योंकि अगर राष्ट्रपति अगर इसको लगा देता है तो हम क्यों माने भाई राष्ट्रपति का बात। हम यहाँ पे लोकतंत्र है, हम अपने अपने जो भी MP हैं उनको भेजे हैं पार्लियामेंट में, हम केवल एक इंसान का बात क्यों माने। लेकिन ये भी जरूरी है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हमारे पास आक्रमण होता है तो लगाना भी जरूरी है, लेकिन हम उसका बात क्यों माने। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगाता है प्रेसिडेंट तो ये केवल 30 दिन के लिए होता है। राइट, 30 दिन के अंदर संसद से, पार्लियामेंट से ये
पार्लियामेंट में जो भी लोकसभा और राज्यसभा से ये क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर वो नहीं पारित करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, फिर से राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की एकता और अखंडता की बात होती है, इसलिए संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित हो जाता है और ये 30 दिन के अंदर इसको अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ये 30 दिन के अप्रूवल मिलता है तो इसकी अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ये 6-6 महीने बढ़ते हुए, ये एक बार अगर हम 30 दिन में अप्रूवल देते हैं तो ये 6 महीने के लिए रहता है। फिर जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होता है फिर बोलता है संसद मुझे अप्रूवल दो, फिर जैसे ही अप्रूवल मिलता है फिर 6 महीने के लिए बढ़ता है। मतलब ऐसे 6-6 महीने बढ़ते बढ़ते तक ये अनंत काल तक हम इसको ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट उसको लगाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएगा, किसके सलाह पे, तो मंत्रिमंडल के सलाह पे। अप्रूवल कौन देगा, तो 30 दिन के अंदर संसद उसको अप्रूवल देगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये पारित होना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर वो अप्रूवल नहीं दे पाता है तो 31वां दिन वो जो भी नियम नेशनल इमरजेंसी लगता है वो कैंसिल हो जाता है अपने आप, ठीक है। 30 दिन के अंदर अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो उसके बाद वो 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद फिर से उनको अप्रूवल देना पड़ता है, फिर 6 महीने तक चलेगा, फिर अप्रूवल देंगे, 6 महीने, ऐसे करते करते बढ़ा दें। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर अगर 6 महीने से पहले ही युद्ध विराम हो गया, जैसे सपोज अभी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो हमें तो नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं, वो तो हमारे सेना ही देख लेंगे। सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास चाइना से युद्ध हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है। और अगर वो 2 महीने में ही युद्ध अगर समाप्त हो जाता है तो क्या ये 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी रखना जरूरी है, रखना सही है? तो नहीं। अगर 6 महीने से पहले भी अगर ये समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति फिर से उसको मंत्रिमंडल के सलाह पे उसको कैंसिल कर सकते हैं और वो पार्लियामेंट से फिर से पारित करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रही बात इसकी कुछ छुपी हुई बात जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही 352 आएगा, राइट, जैसे ही 352 लगाया, 358 इसके साथ साथ आ जाएगा, बाई वन गेट वन फ्री। और जैसे ही 358 आता है ये संविधान का ऋण तोड़ देता है, राइट, संविधान का ऋण तोड़ देगा। और संविधान का ऋण कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट आर्टिकल 19 पे वार करता है। मतलब ये डायरेक्टली लिख के रखा है कि तुम 352 लाओ तो मैं 358 लाऊंगा, और 358 लाऊंगा तो आर्टिकल 19 को खत्म कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, राइट। खत्म नहीं करेंगे, ये सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 केवल मात्र एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमें बहुत कुछ दे देता है। आर्टिकल 19 में ही मैंने आपको 6 टाइप का आपको यहाँ पे बताया था फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता थी, हमें सभा करने की स्वतंत्रता थी, हमें मीटिंग करने की स्वतंत्रता थी, राइट, हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता थी, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता थी, हमें बसने की स्वतंत्रता थी। ये पूरा कैंसिल कर सकता है। ना आप कुछ बोल सकते हो, ना किसी से गुट में बना सकते हो, मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ना कहीं घूम सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप व्यापार कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे ये ऋण तोड़ देता है फंडामेंटल राइट्स का, राइट, संविधान का ऋण तोड़ देता है जैसे ही 358 आता है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना खतरनाक नेशनल इमरजेंसी है। अगर 352 आया, अगर 352 तुम लगाओगे तो 358 साथ में आएगा, और इसके साथ ही 359 को भी ये बता के रखता है कि 358 तो आऊँगा ही आऊँगा, और मैं आऊँगा तो संविधान का ऋण तोड़ूंगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो तुम भी आ जाना। और 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति चाहते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो इसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 20 और 21 को छोड़कर मतलब 20 और 21 कहने का मतलब आर्टिकल 20 में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 बोलता है कि जिस समय का अगर वो गलती करता है, जिस समय वो गलत काम करता है, उसी समय के कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। और आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जीने की स्वतंत्रता है, मतलब कि बेवजह आपकी जान नहीं ली जाएगी, और अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो उसी टाइम के कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ये दोनों आर्टिकल बस बचे रहते हैं। बाकी जितने भी 35 से 51 तक, सॉरी 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं सारे को ये सस्पेंड कर सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। मतलब आप देख सकते हो नेशनल इमरजेंसी कितना खतरनाक हो जाता है। मतलब 352 अगर आया तो 358 आएगा ही आएगा, और जब 358 आएगा तो आर्टिकल 19 को तो सस्पेंड ही कर देगा, उसमें पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 359 यूज़ कर सकता है। उसके अलावा 20 से 21 को छोड़ के वो 12 से 35 तक किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं। और ये अगर देखा जाए, अगर आप इसमें थोड़े गहराई में जाके देखोगे तो ये ज़रूरी भी है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है और सपोज गलवान घाटी पे चाइना युद्ध पे युद्ध किए जा रहा है, उधर से खूब तोप बारूद बिछा रहा है, हम इधर से अपना सेना को लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यापार कर रहा है,
कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है और हम उसे भगा भी नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 25 बोलता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। तो उसी समय वो डायरेक्ट कॉल करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब जल्दी से इसको आर्टिकल 25 को सस्पेंड कीजिए। वो 25 सस्पेंड करेगा, इनको फिर मार के भगाएगा कि निकलो, चलो निकालते हैं तुम्हारी भक्ति। और ये जरूरी भी है, क्योंकि देश की जनता को नहीं पता होता है कि कैसे हमें देश की रक्षा करनी है। इसीलिए 359 लाना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। इसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पे हो गया जैसे 352 नेशनल इमरजेंसी लगा, अगर हमारे पास 359 नहीं दिया रहता और कोई नेता वहाँ पे रैली निकालता, वो वहाँ पे सभा करते रहता कि हम हमारी नौकरी दो मुझे, सपोज सारे टीचर लोग हड़ताल पे हो गए कि हमें क्या उनका वेतन बढ़ाओ, क्योंकि आर्टिकल 19 तो बोलता है ना कि वो सभा कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 19 को नहीं हटाया जाता तो क्या हम अपने सुचारू रूप से सेना को या फिर सेना के लिए जो भी सामान ले जाना था हम क्या ले जा पाते? तो इसलिए अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो ये यहाँ पे ये भी जरूरी है। चलिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी हमारे पास कितना में था? अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये 352 में था। ये बोलता है कि अगर तुम 352 लाओगे, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा, 358 और 359 ये आराम से इधर हैं अपने अपने घर में। लेकिन ये यहाँ पे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि अगर तुम 352 लाओगे तो 358 तो आऊँगा ही आऊँगा, और अगर मैं आऊँगा तो आर्टिकल 19 का ऋण तोड़ दूंगा, पूरे संविधान का ऋण तोड़ दूंगा, आर्टिकल 19 को मैं सस्पेंड कर दूंगा। और अगर राष्ट्रपति चाहे, ये राष्ट्रपति को मैं पावर दे देता हूँ, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को पावर दे देता हूँ कि ये अगर चाहे, राइट, ये अगर चाहे तो क्या कर सकता है, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि 12 से 35 के बीच में आता है, इसको भी सस्पेंड कर सकता है, राइट। तो ये हमारे पास नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ छुपी बातें हुई यहाँ पे थी। और जैसा ही नेशनल इमरजेंसी लगता है, राज्य सरकार के पास से सारी शक्ति छीन ली जाती है। उसका जो भी बजट बनना होता है, बजट सारे पार्लियामेंट में आ जाता है। उसके अलावा राज्य सूची में कुछ उन्हें अधिकार दिया गया है। जब हम राज्य सूची के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा कि राज्य सूची में कितने अधिकार दिए गए हैं उनके। 57 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल राज्य ही नियम कानून बना सकता है, वो सारे को कैंसिल कर दिया जाता है। सारा पावर प्रेसिडेंट के पास और पार्लियामेंट में आ जाता है। मतलब राज्य के लिए कुछ भी कानून बनाना है संसद बनाएगा, कुछ बजट निकालना है संसद बनाएगा, राज्य सूची में अगर छेड़छाड़ करना है, वहाँ पे अगर कुछ कानून बनाना है तो सारा संसद बनाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ इंसान की तो बात छोड़ो, पूरे राज्य की यहाँ पे पावर हटा दिया जाता है। राज्य के पास एक भी पावर नहीं बचता, तो इंसान की क्या यहाँ पे मजाल, राइट। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो ये 1962 में लगा था, उसके बाद 1971 में लगा था, उसके बाद 1975 में लगा था। अभी तक ये हमारे पास 3 बार लगा है। 1975 में तो ये बहुत ही वाहियात लगा था, क्योंकि इंदिरा गांधी इसको मिसयूज़ करके लगाई थी। बाकी 1962 में और 1971 में लगना जरूरी था। और सरकार भी ये चाहती है कि हम नेशनल इमरजेंसी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जब आता है तो आप जब उनसे पूछ सकते हो जो 1962, 1971 और 1975 में रहे हैं, क्या हालत हो जाती है। आप सोचो, आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपको किसी से बात नहीं करने दिया जाता। फंडामेंटल राइट्स तो ऐसा है जिसके हिसाब से हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे लोकतंत्र में जी रहे हैं। जब हमारे से हमारा फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर दिया जाता है तो फिर हम जी के भी क्या करेंगे। तो इसलिए देखा जाता है, सरकार भी ये जरूरी समझती है कि नेशनल इमरजेंसी ऐसे ना लाया जाए जब भारी परेशानी हो। अब युद्ध हो जाए, 1962 में हमारे पास युद्ध हो गया था, 1971 में युद्ध हुआ था, तब तो लाना ही पड़ेगा ना। लेकिन सरकार भी चाहती है कि ऐसे नेशनल इमरजेंसी सही मतलब बेफिया ना आए। आई होप नेशनल इमरजेंसी का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता पाया और आपको समझ में भी आ ही गया होगा, क्योंकि आप एक बार फिर से ध्यान दे सकते हो। अगर 352 आता है तो 358, मतलब नेशनल इमरजेंसी में आप 3 आर्टिकल याद रखोगे, 352, 358 और 359। 352 आएगा तो 358 आएगा ही, बाई 1 गेट 1 फ्री। 359 प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है कि आप अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं स्टेट इमरजेंसी की ओर। अब हम देखेंगे स्टेट इमरजेंसी ये क्या करता है। तो अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो अभी जैसे नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको 3 आर्टिकल याद करवाए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप 3 आर्टिकल याद करोगे और इन्हीं 3 आर्टिकल के बीच में से हम यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे, राइट। तो 3 आर्टिकल कौन कौन है? जैसे स्टेट इमरजेंसी तो हमारे पास 356 में दिया है। इसके अलावा आप याद रखना 355 और 365। अब स्टेट इमरजेंसी कब लगता है? ये 2 कंडीशन दिया है, 355 और 365।
वो बोला कि अगर तू 355 और 365 को कुछ करेगा, ठीक है, 355 और 365 को अगर कुछ होता है तो 356 लग जाएगा। आप ऐसे याद रखो, मतलब 355 और 356 में थोड़ी सी भी कुछ गलती हुई, थोड़ी सी भी उसका आदर कम हुआ, उसका रिस्पेक्ट अगर कम हुआ तो 356 भड़क जाएगा, 356 आ जाएगा। आप ऐसे याद रखो। 355 में क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर हम संविधान के हिसाब से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो राज्य में सीएम कौन बनेगा? जिसके पास 50% बहुमत हो। अब अगर आपके पास 50% बहुमत ही नहीं है, आप सीएम ही नहीं रहोगे, जब 50% बहुमत नहीं रहेगा, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आप सीएम नहीं रहोगे, तो क्या आपका जो राज्य है उसको क्या पाकिस्तान वाले देखेंगे, चाइना वाले देखने आएंगे? वो हमारे देश वाले ही देखेंगे ना। तो जब आपके पास सीएम ही नहीं है तो वो पूरा पावर किसके पास चला जाता है? वो पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। और यही हालत हुई थी अभी जम्मू एंड कश्मीर में, जब 370 हटाया जा रहा था। वहाँ पे जो दो पार्टियां थी उनके पास बहुमत नहीं थे और वो खुद आपस में ही लड़ गए, और जब वहाँ पे आपस में लड़े, उनकी सरकार गिरी, तो वो चला गया स्टेट इमरजेंसी में, पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास चला गया और प्रेसिडेंट का यही फ़ायदा उठा के 370 को हटा दिए। राइट। तो आप देख सकते हो कि कभी कभी इसका हमें फ़ायदा भी हो सकता है। एक्चुअली 370 का ना हमें फ़ायदा हुआ है, बाकी जम्मू कश्मीर वाले को भी फ़ायदा ही हुआ है। आगे आने वाले 10 से 20 साल में वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब था यार वहाँ का। ठीक है। अब 365 क्या बोलता है कि अगर सेंट्रल कुछ निर्देश देता है तो स्टेट को मानना ही पड़ेगा। जैसे नोटबंदी आप देख लो, कोई स्टेट ऐसा बोला क्या? बिहार बोला क्या? बंगाल बोला कि हम नहीं मानेंगे? तुरंत 365 का उल्लंघन होता है। 365 का जैसे उल्लंघन होगा 356 जग जाएगा, और 356 जगेगा मतलब स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि 355 और 365 ये दोनों को आराम से रखना पड़ता है। जैसे ही इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, स्टेट इमरजेंसी 356 लग जाता है। राइट। और जब ये लगेगा यहाँ पे लगेगा तो सारा जो भी स्टेट का पावर होता है, सारा स्टेट का पावर किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि प्रेसिडेंट के पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं, इतने वर्कलोड होते हैं कि ये इसको नहीं देख पाता। इसलिए प्रेसिडेंट क्या कर देता है? गवर्नर को सारा पावर दे देता है। लेकिन गवर्नर में ये कंडीशन है कि वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए। सेम स्टेट का नहीं होने चाहिए का मतलब है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ से हूं और मुझे छत्तीसगढ़ का ही गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर आप खुद समझो कि गवर्नर अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं और मैं छत्तीसगढ़ का ही गवर्नर बना दिया जाता हूं तो सारा पावर तो मेरे पास होगा। स्टेट इमरजेंसी अगर लगता है तो सारा पावर मेरे पास होगा, और मैं क्या करूँगा? जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं, सबको मैं अच्छी अच्छी जगह बैठा दूंगा, सबको सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो ऐसा हो सकता है ना। इसलिए बोला गया है कि गवर्नर जिसको भी बनाओगे वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो पहले बिहार के गवर्नर थे, लेकिन वो बिहार के निवासी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है। तो सेम गवर्नर नहीं होना चाहिए। अब इसी में देखते हैं, तो अगर हम नेशनल इमरजेंसी कब लगाएंगे, सूचना कौन देगा? तो भैया केंद्र को थोड़ी पता है कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, तो ये सूचना देगा गवर्नर। सलाह कौन देगा? तो सलाह मंत्रिमंडल ही देगा, मंत्रिमंडल देगा सलाह। लागू कौन करेगा? तो लागू प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। अनुमोदन मतलब अप्रूवल कितने दिन में मिलना जाना चाहिए? तो ये पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा और राज्यसभा से इसको कितने दिन में? 2/3 से मिल जाना चाहिए 60 दिन में। क्योंकि स्टेट इमरजेंसी जरूरी था ना, नेशनल इमरजेंसी ज़्यादा जरूरी था, इसलिए 30 दिन दिया गया था। स्टेट इमरजेंसी तो हमारे राज्य में ही है, राज्य में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो राज्य में करने के लिए इसको 60 दिन दे दिया जाता है। तुम आराम से 60 दिन में इसको अप्रूवल करते रहो। अगर 60 दिन में अप्रूवल हो जाता है तो ये टाइम क्या होता है? 6-6 महीने बढ़ते हुए 6-6 महीना करते हुए इसको कितना दिन? 3 साल तक ले जाया जाता है। 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, फिर से अप्रूवल हो, फिर 6 महीने जाओ, फिर से अप्रूवल हो, फिर 6 महीने जाओ, और ऐसे करते करते 3 साल तक जा सकता है। पहला जो लगाया गया था, मैंने आपको बताया था कि पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में जब पेप्सू अलग हो रहा था, पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जब इसका विघटन हो रहा था तब इसको लगाया गया था। राइट। तो ये चीज़ रहा हमारे पास स्टेट इमरजेंसी में। इसमें आप 3 आर्टिकल याद रखेंगे। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, 3 आर्टिकल कौन कौन सा? कि 356 तो मेन है। यहाँ पे अगर 355 और 365 को कुछ होता है तो 356 लग जाएगा।
ठीक है, जैसे आप याद रख सकते हो। अब रही बात यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि तीसरी इमरजेंसी आता है। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल अब यहाँ पे रही बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो ये हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। एक्चुअली जब 1991 में ये एक बार हमारे में ऐसा आया था, ऐसा जरूरी पड़ गया था कि अब लगने लगेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि हमारे पास केवल 14 दिन के पैसे बचे थे, राइट। 14 दिन का पैसा बचा था, और लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह शांत इंसान है। वही मनमोहन सिंह इंसान है जिनके वजह से आज हमारा जो भ्रष्ट इकोनॉमी हो गया था, वो दुनिया के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी हमारा आ गया है। पहले नंबर पर चाइना आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर आज भारत की इकोनॉमी आती है। मतलब आप देख सकते हो कि एक शांत रहा हुआ इंसान, पढ़ा लिखा हुआ इंसान का कितना कदर होता है। वो इंसान जो कि पूरे हमारे पास 14 दिन का केवल पैसा बचा था, 14 दिन के बाद हम पूरे दिवालिया हो जाते, हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लगाने नहीं दिया। रात दिन मेहनत किए और हमको वो भ्रष्ट इकोनॉमी से लेकर आज इतने अच्छे खासे स्थान पे पहुंचा चुके हैं। सैल्यूट है उन महान इंसान को, राइट। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करते हैं, तो ये आर्टिकल में 360 आप याद रखोगे। 360 में हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में देखना है। ये कब लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपके पास मनी एकदम क्राइसिस हो जाए, पैसा की कमी हो जाए, तब ये लगाएगा। इसमें सलाह कौन देगा, तो सलाह सब जगह सेम ही देंगे, मंत्रिमंडल ही देंगे, सलाह मंत्रिमंडल देंगे। उसके बाद लागू कौन करेगा, तो लागू हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अप्रूवल कितने दिन में मिल जाना चाहिए, तो अप्रूवल मिल जाना चाहिए, ये भी 60 दिन में मिल जाना चाहिए। कहाँ कौन देगा, तो ये पार्लियामेंट देगा। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से मिलेगा, ठीक है। ये कितने टाइम तक लगता है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो ये जब एक बार लग जाता है तो अनफाइनाइट काल तक चलते रहता है। अब इसको रोकने के लिए यहाँ पे फिर से संविधान में यहाँ पे अप्रूवल करना पड़ता है। रोकने के लिए इसमें जो भी मीटिंग लोक संसद में करना पड़ता है, राइट। इस पर इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, अगर हम बात करते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमने स्टेट और नेशनल में देखा, तो इसमें इफेक्ट पड़ता है सारे लोगों का सैलरी काट दिया जाता है, एक्सेप्ट वन। प्रेसिडेंट साहब का सैलरी बस नहीं काटा जाता है, बाकी सबका सैलरी यहाँ पे काट दिया जाता है। इसके अलावा जो भी बजट है, बजट सारा यहाँ पे नेशनल के पास चला जाता है, संसद के पास चला जाता है। जो भी हम यहाँ पे 43% बजट देते थे राज्य सरकार को, ये भी ख़त्म कर दिया जाता है। जो भी खर्च होता है, खर्च को पूरा कम कर दिया जाता है, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। टैक्स अगर ऐसा ज़रूरत पड़े तो टैक्स को भी बहुत बढ़ा दिया जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर होता है तो ये सारे इफेक्ट हमको सहने पड़ते हैं, ये सारे इफेक्ट हमें देखने पड़ते हैं। तो ये रहा बेसिकली, अगर हम बात करते हैं वो चाहे नेशनल इमरजेंसी की हो जाए या फिर स्टेट इमरजेंसी की हो जाए या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, कितना बहुत बड़ा खतरा हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये टेबल आप बना लोगे, इस टेबल के हिसाब से आप रिवाइज करने में बहुत सही रहेगा। ये टेबल आप बना लो, राइट। यहाँ पे ये इमरजेंसी लिख लेंगे, कौन कौन सा इमरजेंसी है हमारे पास, तो नेशनल इमरजेंसी, उसके अलावा स्टेट इमरजेंसी, इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इसकी बात करें तो 352 में है, ये 356 में है और 360 में। टाइम कितना चाहिए, तो इसके लिए 30 डेज, ये 60 डेज और इसको 60 डेज, ठीक है। पीरियड कितना रहेगा, तो ये 6-6 महीने करते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा, ये 6-6 महीने करते हुए 3 साल तक जाएगा, और ये इनफाइनाइट में ही रहेगा। इसको रोकने के लिए फिर यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये आप इससे याद रखो, ये टेबल में आप देख सकते हो कि जितना भी हम यहाँ पे डिस्कस किए, ये बस एक टेबल आप अगर आपके सामने रखता है, आप किसी पेज में इस टेबल को लिख लेना और वहाँ से पूरे आप रिवाइज हो जाएगा। ये सारा यहाँ पे प्रेसिडेंट का जितना भी पावर था हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। एक पावर और उनका बचता है, वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इनका लास्ट पावर है। और वीटो पावर अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 111 में इसका चर्चा दिया गया है।
वीटो पावर क्या होता है? भारत में 3 तरीके के पावर हैं और अभी फाइनली एक तरह के ही पावर बचे। पहला पावर इनके पास है एब्सोल्यूट वीटो। वीटो पावर क्या होता है, वीटो क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। वीटो बेसिकली देखो, कोई भी कानून अगर बनता है, कोई भी कानून बनता है, सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होता है। अगर वहीं पारित नहीं हुआ तो वो तो कानून ही नहीं रहेगा। जब वहाँ पारित ही नहीं होगा तो कानून ही नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ से जब पारित हो जाता है तो वो भी कानून नहीं बनता है। जब तक प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक वो कानून नहीं बनता, और प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर करते हैं तभी वो कानून बनता है। तो ये वीटो पावर इसलिए है कि अगर प्रेसिडेंट को वो कानून गलत लगा तो वो वीटो पावर यहाँ पे लगा देगा, और वीटो पावर लगाने के बाद, वैसे इनके पास कोई पावर है नहीं, वीटो पावर कुछ है नहीं, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। जो एब्सोल्यूट वीटो था इसको डायरेक्टली रद्द कर देता था, कंप्लीटली इसको एबोल्यूज कर देता था। लेकिन अब ये जो हमारे पास था एब्सोल्यूट वीटो, इसको ही समाप्त कर दिया गया। अब हमारे देश में एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। हमारे पास अगर दूसरे टाइप का वीटो की देखें तो ये हमारे पास है सस्पेंडेड वीटो। सस्पेंडेड वीटो क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति चाहे तो एक बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, राइट, एक बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, और रिव्यू में भेजने के लिए ये अगर भेज देते हैं और वहाँ से फिर से वो अगर 50% बहुमत के साथ वापस कर देते हैं तो अब इनको बाध्य हो जाते हैं ये सिग्नेचर करने के लिए। मतलब अब इनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हो कि जो डायरेक्टली रद्द करने वाले थे उसको भी हटा दिया गया। और सस्पेंडेड वीटो में क्या होता है, एक बार रिव्यू के लिए भेज देंगे, और रिव्यू के लिए भेजने के लिए यहाँ पे जब वो 50% बहुमत के साथ पारित करके आएंगे, अब आप खुद समझो, जब सरकार बनाने के लिए 50% बहुमत चाहिए तो सरकार है मतलब 50% बहुमत है, मतलब कि इनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे इनके पास एक और पावर दिया गया, ये पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब, इसको हिंदी में जेबी वीटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो मतलब आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए। आपका मन है तो आप सिग्नेचर कीजिए, आपका मन नहीं है तो आप सिग्नेचर नहीं कीजिए, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये एक बार इसका यूज़ किए थे ज्ञानी जैल सिंह, राइट, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। ये कौन लाया था इसको? तो ये राजीव गांधी लाए थे। ये था डाक संशोधन विधेयक, राइट, डाक संशोधन विधेयक। इसमें यह बोला गया था कि जो हम डाक के थ्रू भेजते हैं ना, उसको ये बीच में खोल के देख सकते हैं कि क्या है। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह को लगा कि नहीं, ये किसी के प्राइवेसी को भंग करना है, इसलिए वो इसको पॉकेट वीटो लगा दिए, और आज तक वो सिग्नेचर नहीं किए। ज्ञानी जैल सिंह भी मर गए, और हमारे जो राजीव गांधी थे वो भी नहीं रहे। लेकिन ये भी आज भी ये कानून है, आज भी ये जो भी एक्ट था वो है, और अभी भी ये कानून नहीं बने हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रेसिडेंट का जो भी पावर था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रेसिडेंट हमारा कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बोला था कि जब मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और उस समय आपका बहुत ही कम ना के बराबर आपका कन्फ्यूजन रहेगा। आई होप प्रेसिडेंट में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर थोड़ा सा भी इसकी में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बताना, उसका मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डाउट बचा होगा। फिर भी जो भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ये सारा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। प्रेसिडेंट आप यहाँ आपका कंप्लीट हुआ, जो कि हमारे पास आर्टिकल जो 52 से 151 तक था, इसमें से हम कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, तो हम 52 से लेके 62 तक डायरेक्टली कंप्लीट कर लिए। उसके बाद 352 कंप्लीट किए, 356 कंप्लीट किए, 360 कंप्लीट किए। इसके अलावा हम 355 कंप्लीट किए, 365 कंप्लीट किए, और 358, 359, राइट, ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा वीके आर्टिकल 111 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आर्टिकल 63 पे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये इसलिए मैं इसको बताया क्योंकि हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही था, इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी था, ताकि आप एक ही जगह पूरे प्रेसिडेंट का टॉपिक को कवर कर सको, राइट। तो ये रहा पूरा हमारा प्रेसिडेंट साहब का पूरा, आप समझ सकते हो, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आज हमने इमरजेंसी के बारे में समझा, जो कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।